महाराष्ट्र में चाचा भतीजे में छिड़ी जंग। एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर कब्जे की असली लड़ाई शुरू। विधायक होने के कारण चुनाव आयोग जो है उनको चुनाव चिन्ह दे देता है, तो कहीं भाजपा या फिर उन जैसी और ताकतों की ये कोशिश हो सकती है कि एनसीपी में भी ठीक उस तरीके की स्थिति को दोहराया जाए। और मंच पर चढ़कर नंगा नाच कर दिखा रहे थे। वो ये बता रहे थे कि दरअसल हम अपने पैसे पे कैसे हम हर सेकंड में बिक सकते हैं, वो इस बात को बता रहे थे। और यही वजह है कि जिस जनता ने उन्हें जिस उम्मीदों से चुना उस पर पानी फेर कर जो है चंद चुनिंदा पैसों पर जो है वो अय्याशी कर रहे थे। ये हम सब ने तस्वीरें देखा। चुनाव आयोग जल्द करेगा फैसला, आखिरकार कौन होगा एनसीपी का असली बॉस। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में बीते साल हम सभी ने देखा, जून के महीने में शिवसेना दो गुटों में बंट गई, लेकिन अब देखा जाए इस साल जून के महीने में एनसीपी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आई है। जी हां, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच एक बड़ी जंग देखने को मिल रही है एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर। अजीत पवार दावा कर चुके हैं एनसीपी उनकी है, अध्यक्ष वही है, और शरद पवार को यहां पर कहीं ना कहीं डर सताया हुआ है कि वाकई में चुनाव आयोग का जो फैसला आए वो अजीत पवार के समर्थन में ना आ जाए। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार एनसीपी के असली बॉस क्या वाकई में अजीत पवार बनते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में चुनाव आयोग यहाँ पर उनके समर्थन में ही फैसला सुनाएगा? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब शरद पवार ने जिस तरीके से रणनीतियां बनाई हैं, उन रणनीतियों के बीच ये भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये संकेत मिल चुका है कि चुनाव आयोग अजीत पवार के हित में फैसला सुना सकता है, क्योंकि अजीत पवार चुनाव आयोग को पहले से ही दस्तावेज भेज चुके हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष वो हैं, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो अध्यक्ष हैं तो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए। और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो 13 सितंबर के दिन अहम फैसला सुनाया जा सकता है। शरद पवार ने चुनाव आयोग से समय भी मांगा है, और शरद पवार का यह भी कहना रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार के गुट को मिल सकता है। असली जंग की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, और ऐसे में देखा जाए आखिरकार एनसीपी पार्टी किसकी होगी, क्यों होगी, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो नियम यहाँ पर आते हैं, उन नियमों के मुताबिक आखिरकार ये चुनाव चिन्ह किसके गुट में जा सकता है, किसे मिल सकता है, इसका असली बॉस कौन कहला सकता है। एक बार फिर से शरद पवार या फिर अजीत पवार, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की सियासत में जहां एक तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच की सियासी जंग थमी ही थी, लेकिन इस जंग के बाद अब चाचा और भतीजे के बीच असली जंग देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, चाचा भतीजे में बढ़ चुकी एनसीपी पर अब कब्जे की असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह किसका होगा, इसको लेकर अजीत पवार गुट ने पहले ही अपना जवाब चुनाव आयोग को भेज दिया है, लेकिन अब बारी है शरद पवार गुट की। 13 सितंबर से पहले ही जवाब देना है। अजीत पवार के गुट ने चुनाव आयोग को बता दिया है कि पार्टी का अध्यक्ष बदला गया है और अब असली एनसीपी वही है। गुट का कहना साफ तौर पर रहा है कि एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार हैं, जबकि प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष ही बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच शरद पवार का कहना साफ तौर पर रहा कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार के पास जा सकता है, इस गुट के पास जा सकता है। वह कहते हैं कि मैंने चुनाव आयोग के नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। शिवसेना को लेकर जो फैसला आया था उसे देखते हुए हमारा चुनाव चिन्ह भी खतरे में है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने बैलगाड़ी, गाय, बछड़ा जैसे चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ा है और जीत भी हासिल की है। ऐसे में अब एनसीपी किसकी होगी, फैसला क्या कुछ होगा चुनाव आयोग का, सबूतों के आधार पर चुनाव आयोग फैसला करेगा। आपको बता दें कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह
घड़ी है और ये घड़ी चुनाव चिन्ह आखिरकार किससे मिलेगा। इसके नियमों पर अगर रुख किया जाए तो नियम क्या कुछ कहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब किसी राजनीतिक पार्टी पर किसका अधिकार होगा, ये सवाल जो उठता है, इसका फैसला चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग से ही पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलता है और वही तय करता है कि किस गुट को पार्टी माना जाए। ऐसे में देखा जाए, जब एक पार्टी दो अलग अलग गुट का दावा करती है तो चुनाव आयोग दोनों पक्षों को बुलाता है, सुनवाई करता है और बहुमत किस गुट के पास है, पार्टी के पदाधिकारी किसके पास है और बहुमत जिसकी तरफ होता है उसे पार्टी माना जाता है। बात यहाँ पर की जाए 1967 के बारे में, अक्टूबर महीने के बारे में, जब एसपी सेन वर्मा मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब उन्होंने चुनाव चिन्ह आदेश बनाया जिसे सिंबल ऑर्डर 1968 कहा जाता है। और इस के पैरा 15 में लिखा है कि किसी राजनीतिक पार्टी में विवाद या विलय की स्थिति में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरा 15 की वैधता को बरकरार रखा है। इसे चुनौती दी गई। 1971 में सादिक अली बनाम चुनाव आयोग मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरा 15 को वैध माना गया था। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार पार्टी का असली बॉस कौन होगा, कैसे तय होता है पार्टी का असली बॉस। किसी पार्टी का असली बॉस कौन होगा, इसका फैसला मुख्य रूप से 3 चीजों पर होता है। पहला है चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास से ज्यादा है। दूसरा है ऑफिस के पदाधिकारी किसके पास ज्यादा है। तीसरा है संपत्तियां किसकी तरफ है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए किस गुट को पार्टी माना जाए, इसका फैसला आमतौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। जिस गुट के पास ज्यादा सांसद होंगे, विधायक होंगे, उसे ही पार्टी माना जाएगा। और यही बड़ी वजह रही कि शिंदे गुट के पास बहुमत ज्यादा रहा, विधायक रहे, सांसद रहे और उद्धव ठाकरे ने हार का सामना किया। शिवसेना को असली शिंदे गुट को असली शिवसेना माना गया और आज देखा जाए तो शिवसेना पार्टी उनकी है, चुनाव चिन्ह उनका है। उस वक्त फैसले में चुनाव आयोग ने बताया कि शिंदे गुट के पास शिवसेना के 55 में से 40 विधायक हैं और लोकसभा के 18 में से 13 सांसदों का समर्थन है। चुनाव आयोग के मुताबिक शिंदे गुट के समर्थन वाले 40 विधायकों को 2019 के विधानसभा चुनाव में 76% वोट मिले और उद्धव ठाकरे के समर्थन में 15 विधायकों 23% वोट मिले। लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं एनसीपी को लेकर। एनसीपी में फिलहाल देखा जाए तो अजीत पवार के गुट का दबदबा दिखाई दे रहा है। शरद पवार इसी वजह से कह चुके हैं कि एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार के पास जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार के गुट का दावा है कि 40 विधायकों का उन्हें समर्थन है। और ऐसे में देखा जाए शरद पवार के जो गुट है, इस दावे को वह खारिज करते हैं कि जुलाई में हुई शरद पवार की मीटिंग में 13 विधायक ही पहुंचे थे और आज देखा जाए ज्यादा से ज्यादा विधायक अजीत पवार के पास हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो भविष्य में यहाँ पर अजीत पवार इस पार्टी के बॉस बनते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी क्या शरद पवार अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को वाकई में बचा पाएंगे या फिर नहीं। ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ अहम रणनीतियां बन रही है। शरद पवार को कहीं ना कहीं ये डर है कि जो शिवसेना के साथ हुआ, शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और आज देखा जाए तो शिवसेना के 2 गुटों में बंट जाने के बाद जिस तरीके से जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, पार्टी और जो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह है वह एकनाथ शिंदे के समर्थन में गया है, एकनाथ शिंदे के पास गया है। आज वह इस पार्टी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में देखा जाए तो उन्हें ये डर सताया हुआ है कि अगर फैसला उनके हित में आ जाता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना की तरह अगर फैसला आता है तो उनके हाथ से ये चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम चला जाएगा। लेकिन उनका कहना यह भी रहा है कि मैंने ऐसे कई सिंबल्स पर चुनाव लड़े हैं और मैंने जीत भी हासिल की है। यानी कि शरद पवार को आज भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि ये चुनाव चिन्ह अगर चला भी जाता है तो भी वह अपनी मेहनत के दम पर, अपने वर्चस्व के दम पर चुनाव जीत कर दिखाएंगे। तो न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार शरद पवार और अजीत पवार को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा और आखिरकार असली बॉस किसे होना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों के द्वारा। आखिरकार एनसीपी का असली मालिक कौन कहलाएगा?
आखिरकार एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, ये बेहद बड़ा अहम सवाल कई दिनों से उठ रहा है। क्योंकि देखा जाए शिवसेना 2 गुटों में बटी और शिवसेना के बाद अब एनसीपी 2 गुटों में बट चुकी है। और सवाल यहां पर यही खड़े होते हैं, क्या शरद पवार यहां पर अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को बचा पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि देखा जाए यहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साफ तौर पर दावा कर चुके हैं कि एनसीपी पार्टी उनकी है, एनसीपी के अध्यक्ष वो बन चुके हैं और दबदबा उन्हीं की गुट का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उन्हें ही मिलना चाहिए। तो सवाल यहां पर रहेगा हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से, अबरार से हम जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्योंकि शिवसेना पर जिस तरीके से फैसला आया चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का, हमने देखा कि एकनाथ शिंदे गुट की जीत हुई और आज देखा जाए शरद पवार को वही डर बैठ चुका है। शरद पवार ये बात साफ कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना पर जो फैसला आया था वही फैसला यहां पर एनसीपी पर भी देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी ही तरफ कहते हैं कि उन्होंने कई चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं और वह जीत भी हासिल करते हुए नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि अजीत पवार को वाकई में चुनाव चिन्ह मिल सकता है? चुनाव आयोग का अगर फैसला यहां पर अजीत पवार के लिए होता है तो शरद पवार का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने जिस ढंग से दोनों ही पक्षों को ये बात कही थी कि अपने अपने सुझाव रखें और अपने अपने पक्ष को रखें, लेकिन कल की जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में जिस ढंग से हमने देखा है शिवसेना पार्टी में 2 फाड़ हुए और फिर जो है एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा विधायक होने के कारण चुनाव आयोग जो है उनको चुनाव चिन्ह दे देता है। तो कहीं भाजपा या फिर उन जैसी और ताकतों की ये कोशिश हो सकती है कि एनसीपी में भी ठीक उस तरीके की स्थिति को दोहराया जाए, क्योंकि और ऐसे कई विधायक हैं जिनको लेकर के अजीत पवार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो भी आने वाले दिनों में जो है वो अजीत पवार का हाथ थाम सकते हैं। लेकिन शरद पवार एक मजे हुए नेता हैं, तो हो सकता है कि ये पूरा मामला नहीं बनता नजर आए। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव तक शरद पवार की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि एक मौका ज़रूर दिया गया है, समय सीमा चुनाव आयोग के द्वारा ज़रूर बढ़ा दी गई है कि आपको और ज़्यादा समय दिया जाता है और इस समय सीमा के भीतर आप अपने पक्ष को रख सकते हैं। आपको लगता है अबरार क्या यहाँ पर शरद पवार ऐसा पक्ष रखते हुए नजर आएंगे कि अजीत पवार के गुट का जो समर्थन में ज्यादा दिखाई दे रहा है, 40 विधायकों का समर्थन उनके पास है 53 में से, तो ऐसे में आपको लगता है क्या शरद पवार यहाँ पर अजीत पवार के गुट का जो घमंड है, जो गर्व उन्हें हो रहा है, वो उसे तोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी है, लगातार हम देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। जो पुणे में मुलाकात हुई है और फिर उसके बाद और जो कई ऐसी तस्वीरें आई है जिस पर राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो पक रहा है। और शरद पवार जैसे अनुभवी नेता, अगर मान लीजिए अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की, लगभग दर्जनों भर विधायकों को वो ले गए, 9 विधायक तो जो है मंच पर मौजूद भी थे। तो अब ऐसे में शरद पवार अगर आने वाले दिनों में ही कोई बड़ा खेल कर जाते तब तो पार्टी की बात ही नहीं रहती, तब एक ही साथ सब आ जाएंगे, क्योंकि कृषि मंत्री को लेकर के और कई बड़े पदों को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल, आपके मुताबिक एनसीपी का असली बॉस कौन? देखिए, एनसीपी का बॉस जाहिर सी बात है कि शरद पवार ने पार्टी की स्थापना की है और शरद पवार के ही चेहरे पर अजीत पवार भी इस समय राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि हम जो है शिवसेना की स्थिति देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे अलग होने के बावजूद भी बाला साहब ठाकरे के नाम चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर अभी अजीत पवार के गुट का दबदबा तो दिख रहा है, लेकिन शरद पवार की वो रणनीतियां भी कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएंगी। सवाल यहाँ पर आसिफ से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। शरद पवार को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर यहाँ पर शरद पवार को साइडलाइन कर देंगे, दरकिनार कर देंगे और लोकसभा चुनाव उनके बिना ही लड़े जाएंगे। नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। शरद पवार से जो उम्मीदें की जा रही हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा कि एनडीए की तरफ वो जाने वाले। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अजीत पवार और खास करके शिंदे के एक साथ जिस तरीके से हुए, गुट एक साथ हुए, उसके बाद बहुत सारे समीकरण बने, कैबिनेट में हंगामा हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, फिर उसके बाद कई विधायक नाराज भी हुए। उसके बाद जब एनसीपी से उन्होंने इस्तीफा दिया तभी जो है शक के दायरे में बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का वो स्टेप उठा सकता है। अगर वो उठाएंगे तो फिर देखिए एक भूचाल सा आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि देखिए महागठबंधन जो इंडिया बनी है उसे शरद पवार को फायदा हो ना हो, लेकिन अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि जो उनके साथ हैं उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। इंडिया गठबंधन में ये बेंगलुरु गए थे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो मुझे लगता है कि विश्वास के बीच में एक विश्वासघात पैदा होगा, दरार पैदा होंगे, जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि शरद पवार इस तरह की मैं रात में खबर पढ़ भी रहा था कि हालांकि जो मीडिया चैनल में चल रहा है उससे एक परे है कि शरद पवार ऐसा स्टेप बिल्कुल भी नहीं लेंगे।
लेकिन आपको यहाँ पर इसका क्या लगता है, कांग्रेस जिस तरीके से दावा कर रही है कि शरद पवार को एनडीए में लाइए, आपको सीएम बना दिया जाएगा, पीएम मोदी ने ऐसा अजीत पवार से वादा किया है, आपको क्या लगता है क्या अजीत पवार अब यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर एकनाथ शिंदे की कुर्सी वाकई में अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, एकनाथ शिंदे को उसी दिन पता था जब वो दरअसल रेडिशन होटल में अय्याशी कर रहे थे और मंच पर चढ़कर नंगा नाच कर दिखा रहे थे। वो ये बता रहे थे कि दरअसल हम अपने पैसे पे कैसे हम हर सेकंड में बिक सकते हैं, वो इस बात को बता रहे थे। और यही वजह है कि जिस जनता ने उन्हें जिस उम्मीदों से चुना उस पर पानी फेर कर जो है चंद चुनिंदा पैसों पर जो है वो अय्याशी कर रहे थे। ये हम सब ने तस्वीरें देखा और भूल नहीं सकते थे। इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। और ये चीज़ हमने देखा कि जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो खुद मोदी जी और मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, अजीत पवार जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उन पर ईडी सीबीआई भेजने के बजाय आप उन्हें पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना देते हैं। ये पता चलता है कि किस तरीके से बीजेपी का चरित्र क्या है, उनका रवैया क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। अब लाजमी है कि अब शरद पवार, ये कंडीशन भी हुआ, ये दावे भी किए गए, विधानसभा के विधायक ने साफ शब्दों में कहा, उसमें मौजूद उन्होंने दावा किया कि अगर शरद पवार को ले आता है तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना दूंगा। इसका क्या मतलब है? ये कि उनको पहले मजबूर कर दिया, उनके घुटनों को तोड़ दिया एकनाथ शिंदे के, और अब वो जानते हैं कि विपक्ष को और भी खत्म करना तो शरद पवार को लिया, इसीलिए अजीत पवार को ले आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, बीजेपी की ये रणनीति रही है कि देखिए, उनकी एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की मंशा रही है कि जहाँ जहाँ पूरे केंद्र और डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार करने के लिए कुछ भी कर दो, हर राज्य में भी, और इसीलिए वो विधायकों को खरीदती भी है और ये आरोप भी उन पर लगते हैं, खोखा में बिकाते हैं कि जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ भी सरकार बनाओ। नहीं भी जनता ने वोट दिया है, नहीं चुना है, तो विधायकों को खरीद के बनाओ। और यही चीज़ आपको लगता है कि अजीत पवार कर लो, यही चीज़, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं थी, खरीद के विधायकों को बनाया, सिंधिया गद्दारी कर गए। फिर उसके बाद बिहार में आपने देखा किस तरीके से हुआ, आपने देखा महाराष्ट्र में, आपने देखा कर्नाटक में, तमाम जगहों पर। तो यही वजह है कि आज वो इस फिराक में लगे हुए हैं और यही वजह है कि आज शरद पवार को अपनाने में कुछ। आपको क्या लगता है कि अजीत पवार के सर पर इस वक्त बीजेपी पार्टी हाईकमान का हाथ है, तो चुनाव आयोग भी यहाँ पर उन्हीं के समर्थन में फैसला सुना सकता है? नहीं, चुनाव आयोग का इसमें कोई रोल ही नहीं है ना। चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग जंग तो आसिफ इस वक्त एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम को लेकर हो रही है। चुनाव आयोग दरअसल वो पार्टी के मसले को लेकर हो सकता है, जो शरद पवार अजीत पवार के बीच में। आप देखिए ना, इसमें शिंदे वाले मामले में क्या हुआ, क्या कुछ निकला? आप सब जानती हैं बाला साहब ठाकरे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे कब से थे। लेकिन देखिए, यहाँ आज ये सब चीज नहीं होता है, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी चलती है। आज आपके पास पावर है, आपने गलत किया तब भी आप बच जाएंगी, लेकिन अगर मैं कसूरवार नहीं भी हूँ तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। तो ये हकीकत है। मुझे लग रहा है आज अजीत पवार को उनको जरूरत थी, शरद पवार की जरूरत है। यही वैसे ही तमाम तमाशा किया जा रहा है कि किसी तरीके से, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ तक चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और वाकई में जो सवाल है आपका लाजमी है, इस पर एक्शन जरूर करना चाहिए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर आसिफ ने यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी पर यही आरोप है कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और मध्य प्रदेश में भी हम यही देखते हुए नजर आए हैं कि सिंधिया के समर्थक जो उनका साथ छोड़ रहे हैं वह बीजेपी खेमे में भ्रष्टाचार यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर अब अजीत पवार के गुट पर क्या कुछ अहम फैसला होगा बीजेपी पार्टी हाईकमान को, क्या कुछ अहम फैसला होगा चुनाव आयोग का, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमने आपको यहाँ पर तमाम जानकारियां दी, लेकिन आपके मुताबिक आखिरकार एनसीपी का असली बॉस कौन होना चाहिए? आखिरकार एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलना चाहिए, अजीत पवार या फिर शरद पवार? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।